हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए हम लेके आए हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए देख रहे हैं आप लोग। महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहले हम जानेंगे कि संक्षारण से बचने का उपाय। कि हम लोग कल पढ़ चुके थे कि संक्षारण किसे कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे संक्षारण से बचने का उपाय। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं जैसे लोहा है। लोहा को अगर हम बाहर रख देते हैं तो वह बारिश के कारण वह धीरे धीरे जंग लग जाता है। तो उससे बचने के लिए उसको हम पेंट करते हैं नया करने के लिए। तो पहला है संक्षारण से बचने का उपाय। पहला नंबर में पेंट लगाकर, दूसरा ग्रीज लगाकर, तीसरा तेल लगाकर, चौथा जस्तीकरण द्वारा, पांचवा एडोनीकरण द्वारा, छठा मिश्र धातु के द्वारा। तो हम लोग देख लिए संक्षारण से बचने का उपाय। पहला पेंट लगाकर संक्षारण से बचा जा सकता है, दूसरा ग्रीज लगाकर, तीसरा तेल लगाकर, चौथा जस्तीकरण के द्वारा, पांचवा एरोनीकरण के द्वारा और छठा मिश्र धातु के द्वारा। तो संक्षारण देख लिए। अब हम लोग देखेंगे विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता दो ही चीज में होता है, एक तैलीय अथवा वसायुक्त पदार्थ। दो ही चीज के देखते हैं, एक तैलीय एक वसायुक्त पदार्थ। जब तैलीय अथवा वसायुक्त पदार्थ लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तब यह ऑक्सीजन के प्रभाव से उपचयित होने लगता है। एक बार और परिभाषा रिपीट। जब तैलीय अथवा वसायुक्त पदार्थ ऑक्सीजन के प्रभाव से, या ऐसे कह सकते हैं जब तैलीय अथवा वसायुक्त पदार्थ वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तब यह ऑक्सीजन के प्रभाव से उपचयित होने लगता है, तब यह उच्च वसा अम्ल और रुचिकर हो जाता है। या ऐसे कह सकते हैं इसका गंध या स्वाद, गंध अथवा स्वाद और रुचिकर हो जाता है। उसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। जब तैलीय अथवा वसायुक्त पदार्थ वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाता है तब यह ऑक्सीजन के प्रभाव से अपचयित होने लगता है, तो इसका गंध अथवा स्वाद और रुचिकर हो जाता है। तो इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे दहन। तो दहन किसे कहते हैं, मेन टॉपिक है दहन। तो मान लेते हैं कि कोई पदार्थ है, अगर इस पदार्थ को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यह ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करने लगेगा। जब किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। तो इस संपूर्ण क्रिया को दहन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं जब मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है और साथ में ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न करता है। तो देखिए कोई पदार्थ है मीथेन, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। तो जब किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। तो इस संपूर्ण क्रिया को दहन कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो देखेंगे हम लोग ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप जो होता है हमेशा जो संपन्न होता है हमेशा न्यून ताप पर होता है। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ कमरे के पास पहुंचने पर जलना स्वयं प्रारंभ कर देता है, मतलब स्वयं जलना प्रारंभ करता है, तो इस क्रिया को ज्वलन ताप कहते हैं। वह न्यूनतम तापमान जिस पे कोई व्यक्ति कमरे के पास पहुंचने के बाद जलना प्रारंभ कर देता है, तो इस संपूर्ण क्रिया को ज्वलन ताप कहते हैं।
और ज्वलन ताप जो होता है वह केरोसिन ताप से हमेशा कम होता है। तो देखें, ज्वलन ताप का मान होता हुआ केरोसिन ताप के मान से हमेशा कम होता है। और जो लाल फास्फोरस होता है कमरे के ताप पर जलना प्रारंभ करता है। तो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो हम जाने थे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमों का पालन करके समीकरण को संतुलित किया जाता है। यदि अभिकारक में परमाणु की संख्या उत्पाद में परमाणु की संख्या के बराबर हो जाएगा तो समीकरण संतुलित माना जाएगा। तो देखेंगे हम लोग समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। तो बच्चों, प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कर। तो समीकरण इस प्रकार से है, जब लोहा को जल में डालते हैं तो Fe3O4 बनता है और साथ में H2 बनता है। तो समीकरण इस प्रकार से है। तो इसको हमको संतुलित करना है। तो संतुलित करने का दो तरीका है कि एक हीट एंड ट्रायल विधि से करते हैं, एक अनुमान विधि के द्वारा, और इसको एक नियम का पालन कर लेते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के पालन। यदि अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या के बराबर हो जाए तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अभिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या है कि उत्पाद में। तो उत्पाद में देख रहा है कि इसमें Fe का मान 3 गो है। Fe मतलब 3 गो है, यहाँ Fe 1 है। तो क्या कर रहे हैं, अभिकारक में 3 से गुना कर देंगे तो Fe 3 गो हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ 4 गो है, यहाँ ऑक्सीजन 1 गो है, तो 4 से गुना कर देंगे तो 4 गो ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन पहले से 2 गो है, अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, तो 8 गो ऑक्सीजन हो जाएगा। उत्पाद में ऑक्सीजन 2 गो है तो 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8। अब दोनों पक्ष बराबर हो गया, यही संतुलित होगा। दूसरा प्रश्न है, जब CO की अभिक्रिया H2 के साथ कराते हैं तो CH3OH बनता है। तो यहाँ देखेंगे कि कार्बन 1 है, उत्पाद में भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन 3 1 4 गो। तो उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, लेकिन अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो 4 को पुराने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, जब H2 की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराते हैं तो HCl बनता है। तो बच्चों, हम देखेंगे कि उत्पाद में परमाणु की संख्या अधिक है कि अभिकारक में परमाणु की संख्या अधिक है। तो अभिकारक में हाइड्रोजन 2 गो है और क्लोरीन भी 2 गो है, और उत्पाद में हाइड्रोजन 1 गो है, क्लोरीन भी 2 गो है। अगर 2 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन भी 2 गो हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 गो हो जाएगा, मतलब दोनों पक्ष आपस में बराबर है। तो ये भी सभी करण संतुलित हो गया। चौथा प्रश्न है, जब H2 की अभिक्रिया O2 के साथ कराते हैं तो बन जाता है H2O। तो यहाँ देखेंगे कि अभिकारक में परमाणु की संख्या अधिक है कि उत्पाद में। तो हाइड्रोजन तो 2 गो है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, ऑक्सीजन यहाँ 1 गो है। तो 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन 2 गो हो जाएगा। तो इसमें 2 से गुना कर दिए, ऑक्सीजन 2 गो। अब हाइड्रोजन की बात करें, 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 ही है, तो 2 से इसमें भी गुना करना, तो दोनों पक्ष बराबर हो गया। नेक्स्ट समीकरण पे हम बात करेंगे, जब Na की अभिक्रिया H2O के साथ कराते हैं तो NaOH का होल 2 प्लस H2 बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ भी Na एगो है, यहाँ भी Na एगो है। अब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 गो है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ऑक्सीजन तो 2 गो हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन 2 गो है, 2 गो यहाँ हाइड्रोजन है, तो 2 2 4 गो, और यहाँ हाइड्रोजन क्या गो हो गया, 4 गो, तो दोनों पक्ष बराबर हो गया, मात्र इसमें सिर्फ 2 से गुना कर देंगे। अब अगला प्रश्न पे बात करेंगे, जब मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनता है। तो बच्चों, हम लोग देखेंगे कि अभिकारक में परमाणु की संख्या अधिक है कि उत्पाद में परमाणु की संख्या अधिक है।
तो यहाँ देखेंगे कि कार्बन एक गो, यहाँ भी कार्बन एक गो। अब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है और यहाँ 3 गो है, और हाइड्रोजन देख रहे हैं कि 4 गो है और यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है। अगर इसमें हम उत्पाद में 2 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी। हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया। अब ऑक्सीजन 2 हुआ और 2 ऑक्सीजन कार्बन के साथ, 2 2 4 गो ऑक्सीजन हुआ, और अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्याएं 2 है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ऑक्सीजन 4 गो हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट समीकरण पे बात करेंगे। जब PbNO3 लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 और प्लस O2 बनता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अभिकारक में परमाणु की संख्या अधिक है कि उत्पाद में। तो क्या कर रहे हैं, उत्पाद में हम 2 से गुना कर दे रहे हैं, अभिकारक में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ Pb मतलब लेड को देखेंगे तो लेड की संख्या 2 हो जाएगा, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, लेड भी 2 हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन का हो गया 2 गो और यह ऑक्सीजन 2 गो, तो 2 2 4 और 2 6 गो ऑक्सीजन। और यहाँ ऑक्सीजन देख रहे हैं कि 3 दूना 6 और 6 दूना 12 गो ऑक्सीजन हो गया। और नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 गो नाइट्रोजन हो गया, 2 से यहाँ गुना करेगा 2 से यहाँ, तो 2 दूना 4 4 गो नाइट्रोजन होगा, और यहाँ नाइट्रोजन 1 गो है तो यहाँ 4 से गुना कर देंगे तो नाइट्रोजन 4 गो हो गया। अब ऑक्सीजन देखेंगे तो 4 दूना 8 और 2 10 और 2 12 गो, और यहाँ भी ऑक्सीजन 12 गो, तो दोनों पक्ष बराबर हो गया। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट समीकरण पे बात करेंगे। तो बच्चों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट समीकरण पर कि यह समीकरण संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अभिकारक में परमाणु की संख्या अधिक है कि उत्पाद में। तो यहाँ Na मतलब सोडियम, SO4 मतलब सल्फेट, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। तो देखेंगे इसमें अभिकारक में देख रहे हैं कि परमाणु की संख्या अधिक है, तो इस यहाँ सोडियम 2 गो है, सल्फेट 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, तो बेरियम 1 है, सल्फेट 1 है। अब यहाँ देख रहे हैं कि सोडियम 2 गो है और क्लोरीन भी 2 गो है, और यहाँ सोडियम 1 गो है, क्लोरीन भी 2 गो है। अगर उत्पाद में हम 2 से गुना कर दें इसमें तो सोडियम भी 2 गो हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 गो होगा। इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि यह समीकरण संतुलित हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। जब एल्युमिनियम की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बनता है। तो देखेंगे कि अभिकारक में परमाणु की संख्या अधिक है कि उत्पाद में। तो यहाँ देख रहे हैं अभिकारक में कि कॉपर 1 गो है, क्लोरीन 2 गो है। उत्पाद में देखेंगे कि एल्युमिनियम 1 गो है, क्लोरीन 3 गो है। तो क्लोरीन 3 गो है, तो क्लोरीन 3 गो पुराने के लिए इसमें हम 3 से गुना कर देंगे, तो 3 दूना क्या होगा 6 गो क्लोरीन हो गया। अब यहाँ कॉपर 3 गो हो गया और क्लोरीन 6 गो, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो क्लोरीन भी 6 होगा, एल्युमिनियम 2 गो हो जाएगा। यहाँ भी 2 से गुना करेंगे तो एल्युमिनियम 2 गो हो जाएगा, और कॉपर तब 3 गो है तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो कॉपर भी 3 गो हो गया। अब स्पष्ट पता चल रहा है कि दोनों पक्ष बराबर है, यह समीकरण संतुलित हो गया। जब Mg की अभिक्रिया O2 के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ ऑक्सीजन 1 गो है, तो 2 गो पुराने के लिए क्या कर रहे हैं कि इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो मैग्नीशियम भी 2 गो हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 गो होगा। ऑक्सीजन तो 2 गो पूरी गया लेकिन मैग्नीशियम तो 2 ही है। अब यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 1 है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो मैग्नीशियम भी 2 गो हो जाएगा, तो यह दोनों पक्ष क्या हो गया बराबर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो मान लेते हैं उदाहरण के लिए, यदि चिप्स मतलब कोई भी चिप्स होगा, खाने वाला चिप्स हो, कुरकुरा हो, टंच हो, चाहे मूंग दाल हो, चाहे जो भी चीज़ हो, अगर उसको हम वायु में खुला छोड़ देंगे तो उसका स्वाद गंध में परिवर्तित होगा, मतलब अपचयित होने लगा, बस वो आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए उसको हम क्या करते हैं कि उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि वह अपचयित न हो और वायु में वह बरकरार रहे और खाने में स्वादिष्ट हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में जब चिप्स को वायु में खुला
छोड़ दिया जाता है तो यह अपचयित हो जाता है। इससे बचने के लिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि चिप्स अपचयित न हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है, जब लोहे के कील को कॉपर के विलयन में डाला जाता है तो उस विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो बच्चों लिखेंगे आंसर में, जब लोहे के कील को कॉपर के विलयन में डाला जाता है तो यह कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट नीला रंग बना देता है। इसलिए इस विलयन का रंग बदल जाता है, जैसे Fe+CSO4 Fe की विक्रिया SO4 के साथ कराएंगे तो FeSO4 प्लस Cu बनेगा। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित सभी टॉपिक समाप्त हो गया, या पहला चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे जो होगा अम्ल क्षार एवं लवण, जो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि जो भी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है वो हम आपको अगले वीडियो में बता सकें।